हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सैम्पल पेपर जो है उसकी पार्ट 1 जो है वो दे दी थी। मतलब मैंने एक सैम्पल पेपर सॉल्व करवाने की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आज उसका सेकंड पार्ट करवा रही हूँ और हम सैम्पल पेपर नंबर 1 ही कर रहे हैं। अब देखिए, जो सैम्पल पेपर मैंने करवाया था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन जो है वो करवा दिए थे और मैंने कहा था कि 11 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सॉल्व करने का है, इसे हम थोड़े से बाद में करेंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स एंड फर्म वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ डेटा दे रखे हैं फर्म एक्स का और वाई का, और हमें उसमें से कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स एंड वाई। तो देखिए, इसमें दे रखा है सेल्स दे रखी है एक्स की, फिर वाई की। ऐसे क्वेश्चन आप सबके सामने हैं, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एक एक टेबल सी बना लेनी है, या फिर आप वैसे भी उसे सोल्व कर सकते हैं। फर्म एक्स लिख लो, वाई लिख लो और जेड लिख लो, जिसमें सेल्स लिख लो, चेंज इन स्टॉक लिख लो, परचेज फ्रॉम अदर फॉर्म्स लिख लो और वैल्यू एडेड लिख लो। कहने का मतलब है, आप एक कॉपी पेन लो, उसमें फर्म एक्स वाई और जेड लिखो, देन सेल्स लिखो, चेंज इन स्टॉक, परचेज फ्रॉम अदर फॉर्म्स एंड वैल्यू एडेड। क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कितनी है, हमें यही तो निकालना है। तो देखिए, फर्म एक्स और वाई की जो वैल्यू एडेड है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्म एक्स की कितने दिखा रखी है? 100। उसके बाद में फर्म एक्स की जो है वो 100 दिखा रखी है, जबकि दूसरी तरफ परचेज बाय फर्म वाई फ्रॉम फर्म एक्स यहाँ पे 200 दिखा रखी है। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 300। तो जो सेल्स होंगी फर्म एक्स की वो 100 प्लस 200 300 हो जाएंगी। फर्म वाई की है ही 500, फर्म जेड की है 250। अब चेंज इन स्टॉक की अगर हम बात करें तो गिवन है हमारे पास में फर्म एक्स का 20 और फर्म वाई का 10। परचेज फ्रॉम अदर जो फर्म्स है उनकी बात करें हम, तो फर्म जो एक्स है उसका 70 है और वाई का जो है 250 प्लस 200 मतलब 450 है। तो वैल्यू एडेड जो हुई वो कितनी हो गई? 250 हो जाएगी फर्म एक्स की, और फर्म जो वाई है उसकी हो जाएगी 60। मतलब आपने सिंपल सी बात है, करना क्या है, जो पहला आइटम है फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्लस करना है, और जो फर्स्ट और सेकंड जो आएगा उसमें से थर्ड को माइनस कर देंगे। मतलब 300 प्लस 20 माइनस 70। अगर आपने वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स निकालना है तो 300 प्लस 20 माइनस 70 इक्वल टू 250 हो जाएगा। फिर निकालने हमें वैल्यू एडेड बाय फर्म वाई की, जिसमें हमें 500 प्लस 10 माइनस 450 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 लाख। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें वैल्यू एडेड निकालना था एक्स और वाई का, जो कि 250 लाख और 60 लाख आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। और इसी का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है। अब आप बताओ, आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो क्या वहां रुपया चलेगा? नहीं, वहां पे फॉरेन एक्सचेंज चलेगी। मतलब हमारे देश की करेंसी को छोड़कर अगर हम किसी दूसरे देश की करेंसी की बात करें तो हमारे लिए तो फॉरेन एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बेसिकली पेमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लोन। अगर हमें कोई इंटरनेशनल लोन जो है उसकी पेमेंट करनी है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। डायरेक्ट परचेज एब्रोड एज वेल एज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें डायरेक्ट परचेज करना है विदेशों से और इंपोर्ट करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 3, डायरेक्ट परचेज एब्रोड एज वेल एज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन 3 मार्क्स में है, आप इसके 3 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसी का सेकंड, ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स में क्या डिफरेंस है। जब भी आप डिफरेंस की बात करें तो बेटा आपने सबसे पहले टेबल बनाना है और बीच में लाइन लगा के फिर दोनों को डिफरेंशिएट करना है, ताकि दोनों का कंपैरिजन करना इजी हो जाए। आपने लिखा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग। तो बेटा ऑटोनोमस आइटम्स वो होती हैं जो प्रॉफिट को कंसीडर करती हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होती हैं वो प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करती हैं। मतलब ऑटोनोमस आइटम्स रेफर टू सच बीओपी ट्रांजैक्शन विच आर अंडरटेकन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, और वो किसको करती है? प्रॉफिट को नहीं करती है। जबकि ऑटोनोमस आइटम्स बीओपी इम्बैलेंस को जो है क्रिएट करती है, या फिर कह सकते हैं कि इनका कोज है
कि ये बीओपी में इम्बैलेंस करती है। अकोमोडेटिंग आइटम जो होती है वो बीओपी को रिस्टोर करती है। ऑटोनोमस आइटम जो है वो अबव द लाइन लिखी जाती है बीओपी में, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन लिखी जाती है बीओपी में। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। ऑटोनोमस आइटम प्रॉफिट के लिए की जाती है, एकोमोडेटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। ऑटोनोमस के अंदर जो बीओपी में इम्बैलेंस आता है वो ऑटोनोमस आइटम्स की वजह से आता है, अकोमोडेटिंग उसको रिस्टोर करती है। ऑटोनोमस आइटम्स अबव द लाइन लिखी जाती हैं, जबकि अकोमोडेटिंग आइटम्स बिलो द लाइन लिखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है, इन एन इकोनॉमी C = 200 + 0.5 y is the consumption function where C is the consumption expenditure and y is the national income. Investment expenditure is 400 crore. Is the economy in equilibrium at an income level 1500 करोड़? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए बेटा, ये एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको पहले ये सॉल्व करना है, फिर आपको इसका रीजन देना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है 200, मतलब प्लस कंजप्शन फंक्शन हमें गिवन है 200 + 0.5 y। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास में है 400 करोड़। अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें तो y = C + I होता है। y हमारे पास गिवन है और i हमारे पास गिवन है, हम इसमें पुट कर देंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आपके सामने जो आएगी वो आएगी 1200। तो द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1200 करोड़। अकॉर्डिंगली इफ द इक्विलिब्रियम लेवल इक्वल टू 1500 करोड़, द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होगा? जब 1200 करोड़ होंगे, जबकि यहाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1500 करोड़। तो इसका रीजन क्या है कि इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक ओनली व्हेन इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इक्विलिब्रियम वही होता है जहां इनकम किसके बराबर हो? एक्सपेंडिचर के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि एक तरीके से हम देखें, क्वेश्चन नंबर रीड द फॉलोइंग केस स्टडी। एक्चुअली बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमें नहीं दिखा रखा है, सीधा 13 से 15 दे दिया है, जिससे मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर ही चलते हैं सीधा। इसमें रीड द फॉलोइंग केस स्टडी, आंसर द क्वेश्चन बिलो। एक केस स्टडी दे रखी है हमें और हमें उसके क्वेश्चन के आंसर जो है वो नीचे की तरफ देने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद, मतलब जब ये केस स्टडी मैंने पढ़ी तो इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद मुझे जो समझ आया वो मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, मतलब जब ये केस स्टडी पढ़ी तो इसमें मेन चीज तो क्या निकल कर आई कि प्रिंसिपल फंक्शंस कौन कौन से हैं केस स्टडी के। मतलब तो इश्यूइंग ऑफ नोट और करेंसी अथॉरिटी, एक जो बैंक है सेंट्रल बैंक उसके वो नोट इश्यू करता है, करेंसी जो अथॉरिटी है उसी के पास है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो बैंकर है, और बैंकर्स बैंक और सभी बैंकों का वो बैंक है। सीधी बात है, आपको इस केस स्टडी में जो मेन चीज देखने को मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपको आरबीआई मतलब हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस गिवन है, क्योंकि इसमें दे भी यही रखा है कि द रूल्स आर लीगली बाइंडिंग ऑफ द रिजर्व बैंक। अगला था इसी के अंदर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो हमने समझा दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन और में दे रखा है, सेंट्रल बैंक इश्यू मनी व्हाइल द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ऑल्सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक ऑन द नेशनल इकोनॉमी इनकम ऑफ द कंट्री। तो देखिए बेटा, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे मतलब एक तरीके से पैसे जो है वो इश्यू करता है, जबकि कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट करता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आरबीआई है वो पैसों को एक तरीके से प्रिंट करता है, जबकि जो कमर्शियल बैंक है बेटा वो एडवांसिंग लोन दे के और डिपॉजिट करता है, डिमांड डिपॉजिट को, उन दोनों को मतलब अपने प्राइमरी फंक्शन के थ्रू वो मनी को क्रिएट करता है, स्प्रेड करता है। तो मैं कह सकते हैं कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आपको समझानी कैसे है, मनी सप्लाई हैज 2 कंपोनेंट। मनी सप्लाई के कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, currency and demand deposit. Currency is issued by the commercial bank and whereas the demand deposit are created by the commercial bank. मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट बताए, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। जो करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक और डिमांड डिपॉजिट करता है कमर्शियल बैंक।
दे क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट रिलेटेड टू द लोन ऑफर्ड। और वो पैसे कैसे बनाते हैं? डिमांड डिपॉजिट और लोन ऑफर्ड्स के बीच के। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक आर द मेनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व। दिस इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द बैंक दैट विड्रॉल ऑफ द फंड्स इज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। The money created by the commercial bank in the form of demand deposit is mainly used in investment production purpose. Any rise in investment leads to many time more increase in the national income of an economy and the multiplier effect. तो देखिए बेटा, इस पूरी क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बट इसका जो समअप है वो ये है कि मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है करेंसी, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। करेंसी वाला कंपोनेंट आरबीआई करता है और डिमांड डिपॉजिट वाला कंपोनेंट जो है वो कमर्शियल बैंक करते हैं। कमर्शियल बैंक इन दोनों में से जो मेन काम था मनी को क्रिएट करने का करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, क्योंकि उन्हें पता है जो पैसे जमा कर रखे हैं लोग एक साथ तो मांगने नहीं आएंगे, इसीलिए पब्लिक का ही पैसा वो एडवांस लोन देकर उससे मनी क्रिएट करने का काम करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हेन विल द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम? क्वेश्चन हमारा समझ आ गया होगा कि जो नेशनल इनकम है, मतलब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ग्रेटर देन कब होती है? नेशनल इनकम से। तो देखिए बेटा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इक्वल टू होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। थस डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव। आपको याद रखना है कि नेगेटिव मतलब ये कम कब होती है? जब हमारी फैक्टर इनकम अब्रोड से नेगेटिव हो। डोमेस्टिक इनकम हमेशा तब ज़्यादा होगी जब फैक्टर इनकम जो है वो नेगेटिव में हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं सीधा सीधा आंसर देना है, आपको इसको बताना भी डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इन सबसे मिलकर बनी होती है, जबकि नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होगा ही नहीं तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी की सेकंड पॉइंट की तरफ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज टू सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इज इट ट्रू? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल बात सही बात है ये कि जीडीपी जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है, अगर दो सेक्टर इकोनॉमी है तो उसमें किसी भी तरीके के कोई टैक्स या सब्सिडी नहीं होंगे, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनमें डिफरेंस कब आता है? जब गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, जब वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी आती है वो उसमें एक तरीके से टैक्स इम्पोज करेगी और उस पर सब्सिडी देगी। टैक्स इम्पोज करेगी तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और अगर उसमें सब्सिडी आएंगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब फैक्टर इनकम और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये दोनों तब अलग होते हैं जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी या फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ फ्लो होती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही थी। देन थर्ड क्वेश्चन है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर व्हाट मैटर्स इफ द क्वांटम ऑफ आउटपुट रादर देन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट कमेंट। देखिए बेटा, मतलब ये वाली जो बात इसने बोली है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपेंड्स बोथ ऑन द क्वांटम ऑफ आउटपुट एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड सिमिलरली फॉर द रिचर सेक्शन सोसाइटी, सोशल वेलफेयर इज बाउंड टू रिमेन लो इवन व्हेन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इज राइजिंग। देखिए बेटा, आउटपुट कितनी बढ़ जाए, अगर वो अमीरों के हाथ में है तो सोशल वेलफेयर कहाँ हुआ। इसलिए सोशल वेलफेयर जो है वो प्रोडक्शन को भी दिखाता है, मतलब एक तरीके से, और आउटपुट को भी दिखाता है। जब देश में आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ में सोशल वेलफेयर होगा तभी जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाली बात सही होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखिए बेटा, इसका बी ऑप्शन दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग ऑफ अ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एडिंग अ फ्लोर, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर बाय फार्मर। ट्रीटमेंट बताना है कि एस्टिमेशन नेशनल इनकम में इनका होगा या नहीं होगा। तो देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑफ एडिंग अ फ्लोर बिल्डिंग इज इंक्लूडेड, मतलब जो बिल्डिंग वाला एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर जो मेंटेनेंस में लगाया गया था वो नहीं इंक्लूड होगा। बट अगर हमने कोई फ्लोर ऐड किया है बिल्डिंग के अंदर तो नेशनल इनकम में काउंट होगा। एक्सपेंडिचर ऑन द फर्टिलाइजर बाय फार्मर इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ इंटरमीडिएट कॉस्ट। ऊपर वाला भी क्या रह गया था, हमारा इंटरमीडिएट था, और जो ये वाला था ये इंटरमीडिएट नहीं था, ये कुछ ऐड कर रहा था, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही थी।
तो आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम में वही चीज काउंट होगी जो फाइनल होगी, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है। और फाइनली हमारा जो 17th क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन, आपको रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखी है, कैपिटल रिसिप्ट दे रखी है, बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनालाइज करना है सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद में, along with stating implication of measure और कंट्रोल, एलोबरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर बच्चे को इस चैप्टर में ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हमने जब इस पूरी चीज को एनालाइज किया तो हमें समझ आता है इसके अंदर कि the values above highlighted in a case of deficit is revenue account as revenue receipt are less than revenue expenditure। हमें इसमें से ये समझ आया कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो लेस देन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। सीधी बात है कि यहाँ हमें घाटा हो रहा है, हमारे रिसिप्ट्स कम है, हमारा रेवेन्यू कम है, जबकि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में है क्या, इसमें क्या रखे एलोबरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें एलोबरेट करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। द गवर्नमेंट tries to increase the rate of GDP growth is revenue expenditure policy. On the expenditure side, the government focus on the creation of infrastructure facilities in economy by autonomous investment. अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, जिससे जीडीपी भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसी के अंदर और में, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल डेफिशिएट जो है वो रिफ्लेक्शन करता है फिस्कल डिसिप्लिन को। ये दो क्वेश्चंस हमारे पास है। तो पहले हम क्लियर करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर which enhance the production capacity in the economy। एग्जाम्पल दे रखा है एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। देखिए बेटा, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो रिलेट करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से, या फिर जहां से प्रोडक्शन हो रहा है उसको। इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया रोड पे, ब्रिजेस पे, वो इसके अंदर आ जाएगा। जबकि नॉन एक्सपेंडिचर जो है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर से होता है, जिससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता है, जैसे फूड सिक्योरिटी वगैरह। सीधी बात है, जिससे डेवलपमेंट हो रही है, कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है ज्यादा, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। जिससे कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। Fiscal deficit is a reflection of fiscal discipline. It is particularly true when fiscal deficit is incurred on the account of non-development expenditure। अगर ये किसके रिगार्डिंग हो, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। Such expenditure only contribute to inflationary spiral in the economy, leading to economic stability। इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं इन्फ्लेटरी जो स्पाइरल है, मतलब हमारा जो प्राइसेस के इंक्रीज होने वाला जो जाल है उसको कंट्रोल करने में, जिससे इकोनॉमिक क्या होती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। देखो बेटा, मैंने आज आपको 11 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन करवाए मैक्सिमम, मतलब 7 क्वेश्चन। इसमें कुछ और में भी थे, इसमें मैंने कुछ आपको थोड़ी सी कंसेप्ट के बारे में बात की है। आपको लगेगा कि सिर्फ सुनना ही पॉसिबल नहीं है। अब इसके सामने आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस देखते जाएं और मेरी एक्सप्लेनेशन उसकी सुनते जाएं, तो आपको ये पूरा जो एक पार्ट है सैंपल पेपर का, जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बोल सकते हैं, वो इजीली समझ आ जाएगा कि कितने में आपको कितना आंसर देना है और किस क्वेश्चन को किस तरीके से, मतलब एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, इसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बेटा, आपको ये जो सीरीज है ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ जाने वाली है, अगर आप कंटिन्यूटी में इसके साथ बने रहते हैं। मिलते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।